हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबेस शिमला। आज आपके साथ मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ डिस्कशन का, दैट इज रीअरेंजमेंट। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था, पैटर्न किया था शेयर, जो आपको आपके बैंकिंग के एग्जाम में जो है पैटर्न जो आता है इंग्लिश का, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई थी कि जो आपका जैसे क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, किस फॉर्म में आते हैं, कैसे आते हैं, पैटर्न डिस्कस किया था, उसका ओवरव्यू डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ पर्टिकुलर एक टॉपिक डिस्कस करूंगी कि आपको वो पेपर्स में टॉपिक हैंडल कैसे करना है, आपको वो चीजें अटेम्प्ट कैसे करनी है। मैंने इसके साथ आपको पैटर्न में टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस किया था कि जो भी चीजें आपके पेपर्स में आएंगी उसमें आप उनको कितना टाइम जो है वो पेपर में आप प्रोवाइड करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट जो है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ लाई हूं डिस्कशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीअरेंजमेंट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टू द बेसिक पॉइंट्स ऑफ रीअरेंजमेंट कि आपको जो रीअरेंजमेंट है वो बेसिकली कैसे करनी है और क्या क्या बेसिक जो फॉर्मेट है वो पूछे जाते हैं आपकी रीअरेंजमेंट में। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑल द स्टेटमेंट। मींस आपको फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा जिसमें आपको करेक्ट ऑर्डर करना है। जस्ट एक 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, 4 या 5 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और स्लैश करके स्टेटमेंट्स आएंगी, 1 2 3 4 करके आएगा। तो उसमें क्या रहेगा कि ग्रामेटिकली हम स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 में एरर है या स्टेटमेंट 2 में है या स्टेटमेंट 3 है, तो ये एक रीअरेंजमेंट आ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट किस पोजीशन को होल्ड करेगी। सो दैट इज द रीअरेंजमेंट और फाइंडिंग एरर जो है वो इसमें मर्ज हो रहा है। हो सकता है कि वो सिर्फ आपको रीअरेंजमेंट दे जिसमें आपने एक सीक्वेंस ऑर्डर थॉट जो है वो लॉजिकली जो है स्टेटमेंट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये आपका फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट है बच्चे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनी वन स्टेटमेंट। ठीक है, आपको एक पूरा 4 to 5 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, उसमें से एक स्टेटमेंट का जो ऑर्डर है वो गलत दे दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक ही स्टेटमेंट को जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिया जाएगा। लेट मी टेल यू, जो रीअरेंजमेंट का जो पैटर्न फॉलो किया गया कर रहे हैं वो दैट इज अ स्टार्टर्स। ठीक है, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स के फॉर्म में आता है। कनेक्टर्स तो ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कंजक्शंस और प्रेपोजिशंस के साथ हम उसको डील कर सकते हैं। स्टार्टर्स में क्या दिया जा रहा है अभी रीअरेंजमेंट में कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसकी 4 to 5 ऑप्शन दिया जाएगा। मींस जो मेन ऑप्शन आपको दी गई है बच्चे, उसमें उसकी स्टार्टिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको सूटेबल ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उस स्टेटमेंट के साथ जो स्टार्टिंग जो है वो कौन सा उसके साथ ज्वाइन हो सकता है। राइट नाउ ये चल रहा है आपके पैटर्न में रीअरेंजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू डिटेक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज। यस, आपको 4 to 5 ऑप्शन दे दी जाएंगी। ठीक है, जिसमें से आपको एक पैसेज की स्टार्टिंग जो है वो डिटेक्ट करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है और स्टार्टिंग जो बिगनिंग स्टेटमेंट होती है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। द पर्सन हु इज हैविंग अ वेरी गुड रीडिंग हैबिट, लेट मी टेल यू वन थिंग, होलसम अगर रीअरेंजमेंट को किसी ने बहुत अच्छे से करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस बच्चे की जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उसको वोकैबुलरी की नॉलेज भी है साथ में होनी चाहिए। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट वन इज टू लास्ट द डिटेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैसेज एंड सो ऑन। यस, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट कीजिए या लास्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट कीजिए। मींस कोई पैसेज दे दिया जाएगा, पूछा जा सकता है कि प्रोवाइड द फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट या प्रोवाइड द एंड, जो लास्ट स्टेटमेंट है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो ये रहता है रीअरेंजमेंट का एक तरीके से। आपको वेरियस टाइप्स जो है इसी अकॉर्डिंग पेपर में इशू किए जाते हैं, इस तरीके से पेपर्स में आते हैं। ठीक है, ओके, आगे डिस्कस करते हैं। यस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सबसे बड़ी बात है कि किस टाइप के फॉर्मेट या किस टाइप का जो आपको क्वेश्चन जो है वो रीअरेंजमेंट के आ सकते हैं पेपर्स में। राइट, क्योंकि रीअरेंजमेंट बच्चे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पैटर्न में जब मैंने आपको डिस्कस किया था, टाइम मैनेजमेंट जब मैंने आपको डिस्कस किया था, इसमें मैंने आपको बताया था आप इस पे सिर्फ मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 मिनट्स ग्रांट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, और ये पेपर्स में जो आता है वो मॉडरेट टू टफ आता है। सो इट्स नॉट सो इजी। मॉडरेट टू टफ है कि हाँ हैंडल भी किया जा सकता है, पैटर्न फॉलो अगर समझ में आ जाएगी पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, साथ में ये वैसे बेसिकली टफ ही रहता है, बिकॉज अगर कोई बच्चे को पैटर्न ना समझ में आया तो उसके लिए टफ रहेगा। सो फॉर दैट रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, पहले हम ये डिस्कस करते हैं।
ओके, बेसिक फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेट वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर गिवन इन अ जम्बल्ड फॉर्म, ठीक है, जब ये बेसिक फॉर्मेट है, ये आप कह सकते हैं कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ओल्ड पैटर्न, ठीक है, ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है कि इसमें क्या रहेगा कि आपको जम्बल्ड फॉर्म में स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, आपको उनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लगानी है और वो भी लॉजिकली कनेक्टेड होनी चाहिए, मीन्स एक सीक्वेंस, एक थॉट जो है वो पैसेज कन्वे कर रहा होगा या स्टेटमेंट्स कन्वे कर रही होंगी, तो ये रहा आपका ओल्ड पैटर्न जिसमें ये आपका बेसिक फॉर्मेट रहेगा, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक फुल स्टेटमेंट। यस, ये बच्चे ये फॉर्मेट जो है ये भी आपको जो रीअरेंजमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें पूरे पैराग्राफ आपको जम्बल्ड फॉर्म में सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, मींस इन नॉट इवन इन ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं प्रोवाइडेड होंगे, बस इसमें एक चीज आपको जरूर प्रोवाइडेड होगी, द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। यस, द बिगिनिंग, द स्टार्टअप ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको शायद पता होगा कि अगर कोई स्टार्टअप आपको दे देता है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को कोरिलेट करना इजी होता है। सो लेट मी टेल यू, अगर आपको स्टार्टअप ऑफ द स्टेटमेंट आता है तो ये बहुत इजी रहेगा, इट विल बी फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल, राइट, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम इजी टू मॉडरेट। स्टार्टअप दिया गया है और बहुत ही इजीली हैंडल होता है, क्योंकि हमें एक बिगनिंग पता लग जाती है स्टेटमेंट की, यार ये स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कंक्लूड किया जा सकता है। सो दैट इज द फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, अब इसमें क्या है, स्टैटिक लास्ट स्टेटमेंट, जैसे कि उसमें स्टैटिक फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था, इसमें आपको एंड स्टेटमेंट जो है वो दी जाएगी एट द पोजीशन। वहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी पोजीशन पर थी, बाकी सब चीजों की आपने शफलिंग करनी थी, यहाँ पर आपको एंड स्टेटमेंट दी जा रही है, आप स्टार्टिंग से लेके जो है वो स्टेटमेंट्स को शफल करोगे लॉजिकली उसको कनेक्ट करने के लिए। नाउ लास्ट स्टेटमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपको लास्ट स्टेटमेंट तो दी गई है, बट द मेन इश्यू इज कि एंड दिया गया है, बिगनिंग नहीं समझ में आती है इसमें, और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहता है पेपर्स में इसको अटेम्प्ट करने का, बिकॉज इसका जो लेवल रहता है वो मॉडरेट टू टफ हो जाता है, बिकॉज आपको एंड जरूर बता दिया गया है लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है वो नहीं बताया गया है। सो ये वाले पैटर्न को फॉलो करना जो है वो थोड़ा सा पेपर्स में डिफिकल्ट हो जाता है। सो फॉर दिस अगेन मैं वही चीज बोलूंगी कि आपको इसमें रीडिंग हैबिट और आपको वोकैबुलरी की नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो, जब कोई चीज शुरुआत की अगर पता लग जाती है तो आगे का नेक्स्ट स्टेप करना इजी होता है, जब आपको लास्ट की कोई चीज बताई जाती है तो उससे पहले के स्टेप्स को कवर अप करना थोड़ा सा टफ होता है। सो दिस विल बी योर सेकंड पैटर्न। ओके, नेक्स्ट इज योर स्टैटिक फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट। यस, अब एक और थर्ड पैटर्न भी है, पहले तो फर्स्ट पैटर्न स्टैटिक दिया था, सेकंड में आपको लास्ट दे दिया गया था, अब इसमें आपका जो बिगनिंग है और जो एंड है वो दोनों अपनी पोजीशन पर रहने वाले हैं। मीन स्टेटमेंट आपको ऐसी आएगी, ओके, आपको स्टेटमेंट जो प्रोवाइडेड होगी, जैसे नंबर 1 फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिगनिंग है, नंबर 6 जो है लास्ट स्टेटमेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी, ठीक है। इन बिटवीन आपको PQRS दे दिया जाएगा, ठीक है, ये दिया गया आपको PQRS, इसमें फर्स्ट और जो लास्ट स्टेटमेंट है अपनी पोजीशन होल्ड करेगी, जैसे नंबर 1 अपनी पोजीशन पर, नंबर 6 अपनी पोजीशन पर, तो साथ में इसमें क्या रहेगा, आप इन बिटवीन जो है वो शफलिंग करेंगे, जैसे करेंगे QP या SR, कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस ऑर्डर बन सकता है। सो ये वाला पैटर्न फॉलो करना बहुत ही इजी होता है और ये जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल में आता है, बिकॉज स्टार्टिंग पता है, एंड पता है, सो इन बिटवीन जो है वो चीजों को शफल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कुछ पेपर्स में ये पैटर्न भी देखा गया है पास्ट के कुछ ईयर्स में, बट कुछ सालों से पिछले 5 to 6 ईयर्स में थोड़ा सा जो ये वाला पैटर्न है वो चेंज हुआ है, जिसमें आपको ना तो स्टार्टिंग पोजीशन दी गई है, सॉरी स्टार्टअप नहीं दिया गया है, एंड अप नहीं दिया गया है, आपको कंप्लीट स्टेटमेंट्स को जो है वो शफल करना है। वो वाला पैटर्न भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। सो ये रहा आपका फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट को स्टैटिक पोजीशन पर रखने का एक फॉर्मेट। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, अब बेसिकली
मैंने आपको जब टाइम लिमिट बताया था कि रीअरेंजमेंट का जो टाइम लिमिट है वो 3 to 4 मिनट्स है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, मूव ऑन टू द अदर एक्सरसाइज, अपनी ग्रामेटिकल एक्सरसाइज, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, और उनमें से अगर कोई टाइम 1 मिनट का गैप बचता है देन यू कैन मूव बैक टू द स्टेटमेंट, बिकॉज कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो इजीली समझ में नहीं आती। देखो 20 मिनट्स का पेपर हैंडल करना है, प्लीज हैव अ लुक, 20 मिनट्स ऐसे निकलते हैं पता भी नहीं लगता। और अगर बच्चा आरसी पढ़ना शुरू कर देता है या किसी स्टेटमेंट में फंस जाता है तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स तो वहीं खत्म हो जाते हैं। सो हमें जो है आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ ही डील करना पड़ेगा, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स, एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज जब आती है, क्लोज टेस्ट आता है, रीअरेंजमेंट आता है, तो यहाँ पर मिनिमम टाइम जो है हम इन पे लगाएं और विद टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करें सो दैट कि ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम ना हो और 20 मिनट्स में हमारा पूरा पेपर फिनिश हो। ओके, लेट्स हैव अ लुक कौन सी है कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मे बी आई वांट टू से लाइक दैट कि इट्स एन एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट कि आप लोगों को सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, वेरी केयरफुली, वेरी थॉरली। देखो आपके पास फॉर्मेट दिया मैंने, ठीक है, आरसी आप बिल्कुल ही लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले आप अपना अटेम्प्ट कीजिए अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट को 3 to 4 मिनट्स लगाइए, बिकॉज उसको पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट किया जा सकता। तो प्लीज हैव अ लुक, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें पूछे गए हैं, कोई जो है फॉर्मेट वो कैसे चल रहा है, कोई साइकोलॉजिकल थॉट बात की गई है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, कोई डायलॉग फॉर्मेशन डिस्कस किया गया है, किस बारे में बात किया गया है, आपका जो रीअरेंजमेंट है वो कौन सा टॉपिक चूज करता है, प्लीज इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना। टॉपिक का मतलब है एनी सॉर्ट ऑफ टॉपिक, सोशल इशू टॉपिक है, साइकोलॉजिकल टॉपिक है, या कोई ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, नेचर इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, या नॉर्मल जनरल कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, या किसी की ऑटोबायोग्राफी का जो है आपको रीअरेंजमेंट करने के लिए दे दिया गया है। सो ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन लिंकेज, कॉमन पैटर्न जो है वो आपको देखना पड़ेगा रीअरेंजमेंट में कौन सा फॉलो किया गया है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब रीअरेंजमेंट आता है, लेट मी टेल यू, वो कॉन्सेप्ट्स वही वाले आते हैं बच्चे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो। हिस्ट्री के आते हैं, कोई हिस्टोरिकल बात करती जाएगी, या कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, नेचर है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात कर जाएगी, या साइकोलॉजी से रिलेटेड बात की जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कोई ग्रीन हाउस के बारे में है, ठीक है, या कोई एक सीक्वेंस ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। सीक्वेंस ऑर्डर जैसे मैं आपके साथ जैसे पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस का सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहता है, आप पोस्ट ऑफिस में एंटर करते हैं, आप फर्स्ट काउंटर पे जाते हैं, आप उनसे टिकट लेते हैं, टिकट को चिपकाने के लिए आपको गम चाहिए होती है, तो आप डिफरेंट जो सीक्वेंस है वो फॉलो करते हैं। तो यही सीक्वेंस आपको जम्बल्ड फॉर्म में दे दिया जाएगा। जब ऐसा दिया जाएगा तो आपको ये अंडरस्टूड रहेगा कि ये पोस्ट ऑफिस का सीक्वेंस है, और आपको पता है सो मेनी ऑफ यू वेंट टू पोस्ट ऑफिस कि करना कैसे है, कौन सा सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना है, तो वो चीज बहुत इजीली अटेम्प्ट की जा सकती है, बिकॉज वो जनरल कॉन्सेप्ट में आती है। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यू नो हाउ टू मेक अ मैगी, ठीक है, एवरीवन नोज इट, ठीक है। तो वही जो स्टेप्स हैं वो आपको जंबल फॉर्म में दे दिए जाएंगे। तो आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी जाएगी, यू हैव टू ईट अ मैगी, एंड यू नो इट कि पहले बनाई जाती है मैगी फिर खाया जाता है, ठीक है। तो इसी सेंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, सीक्वेंस ऑर्डर सेट करना है, और ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी होता है, बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जाता है। तो इस तरीके की अगर अरेंजमेंट आती है तो बहुत अच्छा रहेगा। सो सबसे पहली बात कि आपको बहुत अच्छे से एक स्टेटमेंट को केयरफुली स्टडी करना है, और दूसरी बात है कॉमन पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करते हुए जाना है, सो दैट कि आप इजीली चीजों को ज्वाइन कर पाए, ठीक है। लॉजिकली एक थॉट को, कौन सा थॉट जो है सेकंड थॉट से कनेक्ट हो रहा है, सेकंड कौन से थर्ड से हो रहा है, थर्ड फोर्थ से हो रहा है, तो एक सीक्वेंस ऑर्डर बनाते हुए जा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वन। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेफरिंग टू द पैटर्न दैट मे बी गिवन इन द स्टेटमेंट। कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है जो मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट स्टैटिक दे रहे हो,
या आपको लास्ट स्टेटमेंट जो है एंडिंग जो है स्टैटिक दे रहे हो या फर्स्ट और एंड दोनों ही स्टैटिक दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने स्टेटमेंट का जो है अरेंजमेंट का पैटर्न देख सकते हैं कि ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया। प्लीज ध्यान रखना पैटर्न को जरूर जो है इस तरीके से आइडेंटिफाई करना सो दैट कि आपके लिए जो है वो ये चीज बहुत ही इजी बनकर आए। अब पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है तो मैं बहुत अच्छे से एक चीज आपको बताना चाहूंगी। यस, दिस इज योर एग्जैक्ट पैटर्न, ठीक है। देखो कभी भी कोई चीज जब बात की जाती है, चाहे वो जंबल्ड फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पहले उसका कॉज आता है, फिर उसका इफेक्ट हुआ क्या, कैसे हुआ, फिर उसका असर क्या हुआ, ये बात की जाती है। हर एक स्टेटमेंट, हर एक डायलॉग कन्वर्सेशन या हर एक जनरल कॉन्सेप्ट इसी फॉर्म का पैटर्न जो है वो फॉलो करता है। आपको भी यही फॉलो करना है। और अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाए कि ये फॉर्मेट फॉलो हुआ है, लेट मी टेल यू, आपका रीअरेंजमेंट कभी गलत नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, प्लीज हैव अ लुक। अब फर्स्ट पैटर्न है, दिस इज योर फर्स्ट पैटर्न। इसमें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मींस पहले कॉज आया और एक इफेक्ट आया, मींस एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसमें किसी कॉज के बारे में बात किया गया है, फिर उसका इफेक्ट बात किया गया है। लेट मी टेल यू, कॉज एंड इफेक्ट का जो वर्ड है, प्लीज उसको इन्वायरमेंट से रिलेट ना कीजिए या कोई केमिकल रिएक्शन से रिलेट नहीं किया जा सकता। हर एक कन्वर्सेशन का आपको रीअरेंजमेंट में कॉज और इफेक्ट पेपर में गिवन होता है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि मैम कॉज एंड इफेक्ट जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट जैसे नेचर के ऊपर है, तो ऐसे कॉज हुआ तो इसका इफेक्ट ये हुआ, ठीक है। जो मैन है उसने डिफॉरेस्टेशन किया है तो उसका जो कॉज है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ठीक है। बट हर एक कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट होता ही होता है। इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी ओनली, ठीक है ना, कोई साइंस से रिलेटेड नहीं है। हर एक कन्वर्सेशन का, हर एक रिटन पार्ट का कोई ना कोई कॉज और कोई ना कोई उसका इफेक्ट लेवल जो है वो पेपर में जरूर गिवन होता है, एंड ये पैटर्न आपको जरूर आइडेंटिफाई करना है। ये रहा फर्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, पहले तो कॉज और इफेक्ट दिया है, कॉज दिया फिर इफेक्ट दिया, तो स्टेटमेंट ऐसे ऑन गो कर रही होती है, तो हम उसको एक पैटर्न फॉलो करते हैं। दूसरा पैटर्न क्या होता है, कॉज कॉज एंड कॉज, मींस पहले कॉज 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 डिस्कस हो रहे होते हैं और उसके बाद इफेक्ट इफेक्ट और इफेक्ट डिस्कस हो रहे होते हैं। इस पैटर्न को जरूर अच्छे से देखना कि कभी कभी क्या होता है बच्चे, कॉज, एक कॉज दिया, फिर दूसरा कॉज दिया, फिर तीसरा कॉज दिया, फिर जब ये कॉजेस खत्म हो जाते हैं फिर इफेक्ट 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 देना शुरू कर देते हैं। अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर बच्चे आप लोगों को पैराग्राफ ऐसे लिखना आता है तो आप लोगों ने ये फॉर्मेट जरूर फॉलो किया गया होगा कि जब हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम कॉज बताते हैं, ठीक है, कॉज बताते हैं, फिर इफेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो पहले कॉज कॉज सारे कॉजेस बताए जाते हैं, फिर होलसम इफेक्ट बताया जाता है। ये नहीं कि आप मतलब एक कॉज बताया फिर इफेक्ट बताया तो स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये फर्स्ट पैटर्न है, ऐसा अगर आता है तो ये फर्स्ट पैटर्न रहेगा। मैक्सिमम केस में कॉज 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 फिर इफेक्ट 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 जो है वो शो किया जा रहा होता है, और ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। एक बार अगर आपका रीडिंग कॉन्सेप्ट जो है, रीडिंग हैबिट जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तो आपको ये चीजों को आइडेंटिफाई करने में कोई इशू नहीं आएगा। एंड लेट मी टेल यू हाउ यू हैव टू इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू हैंडल योर रीअरेंजमेंट, राइट। रीडिंग हैबिट के लिए टेक योर ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, ठीक है। ट्रिब्यून इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ट्रिब्यून की लैंग्वेज वोकैबुलरी बहुत ही ईजी है, बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो ऑन गोइंग रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बेस्ट है टेक द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, गो फॉर द एडिटोरियल पेज, गो फॉर द ओपेड पेज, ठीक है, गो फॉर एनी ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। किसी एडिटर का आर्टिकल पढ़ लीजिए या कोई एक नॉर्मल जनरल कॉन्सेप्ट पे बात पढ़ लीजिए, आपको एडिटोरियल पेज पे मिल जाएगा। पढ़ के देखिए, वहां पर भी यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा होगा, वहां पर वोकैबुलरी भी आएगी। तो रीडिंग हैबिट करने से आपके दो एक्सरसाइज आपके पेपर पैटर्न में कवर अप हो जाएंगी। द फर्स्ट वन इज योर रीअरेंजमेंट, नेक्स्ट वन इज योर वोकैबुलरी, ठीक है। आपको मैं वोकैबुलरी हैंडल कैसे करना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, बट फॉर दिस अभी रीअरेंजमेंट के लिए आई जस्ट वांट एवरीवन शुड हैव अ वेरी गुड रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट है तो बहुत अच्छे से आप रीअरेंजमेंट इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट में देखो कभी प्रॉब्लम आती है, क्रिएट हो सकती है, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो हमारे समझ में नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली आपसे नर्सरी स्टैंडर्ड के बारे में बात करूं, यू नो हाउ टू अरेंज दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं, ठीक है, जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो
तो मुझे पता है अरेंज करना है, तो पहले ए आएगा फिर सी आएगा। ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द सीक्वेंस। सो एक सेकेंड, ओके ये रहा। तो आपको पता है कि ए सी एफ और बी दिया गया है, तो आपको पता है कि ए के बाद जो है वो बी आएगा, बी के बाद जो है वो सी आएगा, सी के बाद एफ आएगा। सो दिस विल बी द सीक्वेंस। जब हमें ये चीज आ सकती है, क्यों? क्योंकि हम शुरुआत से इसको पढ़ते आए हैं। तो सेम केस ये भी अटेम्प्ट करना इसी फॉर्म में रहेगा, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स से, वहां पर आपको सेंटेंसेस आ जाएंगे या पैराग्राफ्स आ जाएंगे। सो इतना सा डिफरेंस है, आपको सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करना है सो दैट कि आप इन चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर पाए। रीडिंग हैबिट नीड टू बी वेरी गुड इन दिस। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। ये दो पैटर्न रहे, थर्ड पैटर्न भी है हमारे पास। अब थर्ड पैटर्न में क्या रहेगा बच्चे, कभी कभी पैराग्राफ में जो दिया जाता है, कभी कभी कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट, मींस वन वन पॉइंट करके दे दी जा रही है, बात चल रही है, कोई बात शुरुआत की है, कोई टॉपिक ले लिया है, जैसे इन्फ्लेशन का टॉपिक लिया है, यस इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिया गया, इन्फ्लेशन का टॉपिक, तो उसमें क्या रहेगा, कॉज डिस्कस किया गया, इफेक्ट डिस्कस किया, फिर कॉज आया, फिर इफेक्ट आया। ऐसा भी पैटर्न में देखा जा सकता है, और यहाँ पर इस चीज को आइडेंटिफाई करना भी इजी रहता है। द थिंग इज, आपको स्टेटमेंट को बच्चे पढ़ के पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। एंड लेट मी टेल यू, इंग्लिश का पेपर ये समझ के ये मत सोचना कि सब कुछ इंग्लिश में आता है। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश ग्रामेटिकली हैंडल होता है। जितने भी पैसेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, वो आपका आउट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। मीन्स हिस्ट्री से आ जाएगा, एनी ऑफ द पैराग्राफ, ज्योग्राफी आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा, या एनी ऑफ द साइकोलॉजिकल थॉट, या किसी की डायलॉग कन्वर्सेशन आ जाएगी। ठीक है, सो लेट मी टेल यू, ये जो पैटर्न है आप अगर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो कि आप करेंगे भी, बिकॉज आपका जो एक जो प्रैक्टिकल है, देखो रीअरेंजमेंट के लिए I would suggest everyone to go for the practical session because that is more important कि कौन सी चीज जो है किस तरीके से आप स्टेटमेंट को लॉजिकली जो है वो कनेक्ट करते हैं। बिकॉज जब आप स्टेटमेंट को एक लॉजिकली थॉट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल राइट नाउ प्रैक्टिकल मोड में, ठीक है, तो आप रीअरेंजमेंट को पेपर टाइम पे 3 to 4 मिनट्स में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल मोड में मैं बात करूं तो लेट मी टेल यू, अभी प्रैक्टिकल मोड में नंबर 1 और नंबर 6 का जो पार्ट है वो स्टैटिक लीजिए आप, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस होगी। मीन स्टार्टिंग पता है, एंडिंग पता है, जो इन बिटवीन दिए गए हैं उनको आप क्या कीजिए, शफल कीजिए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल कनेक्टेड थॉट। ठीक है, सो ये रहा आपका थर्ड पैटर्न। आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, बच्चे रीअरेंजमेंट में ग्रामेटिकल रूल नहीं फॉलो किया जाता। बहुत रेयर है कि कुछ ऐसा रूल जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकली इन स्टेटमेंट्स को नहीं देखा जाता है, बट वी डू हैव सम ऑफ द लिंकेज। कुछ एक रीजन फैक्टर जरूर होते हैं कि हमें एक आइडिया जो है वो पुटअप हो जाता है कि हाँ यहाँ पर एक चीज का रीजन बताया जा रहा है। अब बात वहीं पे चली गई, कॉज एंड इफेक्ट पे, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट है। ऑब्वियस अगर आपने कोई चीज ऐसी की है, उसका जो असर है वो उसका रीजन पार्ट बन जाता है कि ये चीज ऐसे हुई है, ये चीज ऐसे थी पहले। आप क्या कहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने जो ट्रीज हैं उनको कट डाउन किया है, डिफॉरेस्टेशन की है, तो उसका जो एक रीजन पार्ट है कि क्यों किया, बिकॉज उनकी डिमांड थी, ठीक है, दे नीड टू गो फॉर द डेवलपमेंट फ्रेज। तो यहाँ पर एक जो रीजन पार्ट बनता है वो जो है वो देखा जा सकता है। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कंजक्शंस वर्ड्स हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, उनको यूज करके जो है रीजन वर्ड जो है वो जस्टिफाई किया जाता है। इवन प्रेपोजिशंस आर आल्सो, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक, जैसे येट वर्ड आ गया, बट, व्हेन, ठीक है, देन, दे, एनीवे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि अभी ये स्टेटमेंट ऐसे चल रही है और आगे जो है ये रीजन जरूर जो है इसके साथ जस्टिफाई किया जाएगा। जैसे आप स्टेटमेंट ले सकते हैं बिकॉज में, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे हुआ, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी किया जा सकता है, बिकॉज स्टेटमेंट ऐसे जो है वो आगे रन करेगी। तो यहाँ पर कॉज और इफेक्ट या कॉज इफेक्ट या कॉज या इफेक्ट का जो रिलेशन है, जो पैटर्न है, वो यूज किया जा सकता है। तो कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम, नो ग्रामेटिकल रूल इज बीइंग फॉलोड इन योर रीअरेंजमेंट, ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, जो है आपकी रीडिंग हैबिट, ठीक है, वो है। एक और चीज है इसमें कि हाँ, इसमें एक पंक्चुएशन रूल जो है वो फॉलो किया जा सकता है। वैसे अब जो पैटर्न आपका पेपर्स का आ रहा है उसमें पंक्चुएशन रूल्स जो है वो इग्नोर किए जाते हैं, बट द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है
कि अगर फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो कैपिटल से ही शुरू होगी। इतना आप जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट में। वैसे पंक्चुएशंस का जो है वो पैटर्न नहीं दिया जाएगा, अगर इन केस दिया गया तो ये जरूर रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये चीज को भी आप थोड़ा सा देखते हुए चल सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा आप अपने माइंड में रख सकते हैं इस चीज को कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब मैंने आपसे बात की थी कि हाँ कि आपको जो पेपर्स में जो अरेंजमेंट आती है वो किस फॉर्म में आती है, मीन्स क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज योर डायलॉग फॉर्मेशन। यस, डायलॉग फॉर्मेशन का मतलब है कोई कन्वर्सेशन चल रही है, दो पर्सन्स की कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें कोई बात करना चाहता है। तो जब बात करना चाहता है तो आपको पता है कि यार ये बात पहले हुई, ठीक है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वही कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा, फिर किसी ने कोई बात की, फिर उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा। तो डायलॉग कन्वर्सेशन को हैंडल करना जो है, जो मतलब आपके पेपर्स में आता है, आई वुड से इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, इजीएस्ट टू मॉडरेट लेवल। आप इसको जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ इजी टू मॉडरेट लेवल में आ रहा है और इसको अटेम्प्ट करना सबसे इजी रहता है, सबसे इजी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट मी हैव अ लुक टू द एग्जांपल, लेट्स हैव अ लुक। यस, एक ये पैटर्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पैटर्न फॉलो किया गया है। देखो, डायलॉग फॉर्मेशन जो है वो फॉलो किए कहीं पर भी किसी वेब फॉर्म में किया जा सकता है, किसी स्टोरी फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हमें आप लोगों ने अपने नर्सरी स्टैंडर्ड में फेरी टेल स्टोरीज पढ़ी होंगी, फर्स्ट सेकंड में पढ़ी होंगी जो फेरी टेल स्टोरीज होती हैं। लेट मी टेल यू, एग्जामिनर फेरी टेल स्टोरीज भी उठा के आपको अरेंजमेंट में दे सकता है, यू नेवर नो। सो आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपना जो बेस है, जो रीडिंग जितना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, टिल 10th क्लियर किए हैं, उनको भूलना मत, बिकॉज मैक्सिमम चीजें जो हैं आपको उसी पैटर्न से ली जाती हैं, उसी पैटर्न में जो है वो शो की जाती है। मीन जितनी इन्फॉर्मेशन आपको 10th तक होती है ना, तो उसके ही सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन आपको आपके पेपर्स में जो है वो पूछी जा सकती है। सो यहाँ पर जैसे पैटर्न फॉलो किया गया, ठीक है, यहाँ पर अली बाबा वाली स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी होगी ये वाली स्टोरी जो है अली बाबा और वो जो उसके 40 थीव्स के बारे में स्टोरी है। तो इसमें उसका थोड़ा सा एक पैटर्न लिया गया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, लेट्स हैव अ लुक, व्हेन अली बाबा रिटर्न ही कॉल्ड हिज वाइफ। तो यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो स्टैटिक पोजीशन पर रखी गई है, ठीक है। अब इन बिटवीन देखिए क्या है, she said to him have you stolen them, ठीक है, ये नरेशन चल रही है, डायरेक्ट स्पीच चल रही है। फिर उसके बाद है he said I have bought you some jewels, ठीक है। then she said our days of misery are now at an end. again he said be quiet and do not frighten yourself. he said go to your brother's house and get a measure. अब ये आपको डायलॉग फॉर्मेशन दिया गया है, आपको इसका सीक्वेंस ऑर्डर पुट करना है। तो बहुत ईजी है सीक्वेंस ऑर्डर। जैसे when Ali Baba returned he called his wife, right? उसके बाद क्या है, अब वो बोलता है he said I have bought you some jewels, कन्वर्सेशन चल रही है फ्रॉम बिटवीन अली बाबा एंड हिज वाइफ, ठीक है। तो अब वो उसके बाद बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद I have bought you some jewels। अब उसकी वाइफ क्या बोलती है, she said to him, ठीक है, have you stolen them। देखो कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है कि जब उसने बोला कि तुम ज्वेल्स लेके आए हो, मैं ज्वेल्स लाया हूं, तो उसने बोला कि क्या तुमने ये चुराए हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट फॉलो किया जा रहा है। तो प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट आया। अब उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अगेन वो बोलता है he said be quiet and do not frighten yourself। कन्वर्सेशन मीन्स उसने जो बात बोली उसका जो है नेक्स्ट फॉलो अप क्या होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बता रही है। उसके बाद अगेन she was saying that our days of misery are now at an end। so लास्ट स्टेटमेंट जो स्टैटिक पोजीशन पर है, he said go to your brother's house and get a measure। so यहाँ पर डायलॉग कन्वर्सेशन में ये पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया। ओके, अब इसके बाद एक और है, नेक्स्ट हैव अ लुक। बच्चे एक और चीज है, जैसे डायलॉग फॉर्मेशन है, या मैं फेरी टेल के बारे में आपसे बात कर रही थी, तो आप लोगों ने जैसे स्टोरी सुनी होंगी, जैसे अली बाबा वाली स्टोरी है या फॉक्स और क्रेन वाली स्टोरी है, ठीक है। फ्रॉक्स और जो क्रेन है वो बहुत ही, जो फॉक्स है बहुत ही क्लेवर होता है, क्रेन जो है शी इज हैविंग अ लॉन्ग बीक, ठीक है। तो वो दोनों लंच पे इनवाइट करते हैं, पहले फॉक्स इनवाइट करता है। सो ये जो एक सीक्वेंस है स्टोरी का, ये भी जम्बल्ड दे दिया जा सकता है, जम्बल्ड फॉर्म में दे दिया जा सकता है। अब स्टोरी जिसको थोड़ा सा आइडिया होगा स्टोरी को ना, तो वो इसको इजीली विद इन इवन नॉट इवन 3 minutes यू कैन हैंडल दिस इनटू 2 minutes ओनली, बिकॉज आपको स्टोरी की इंफॉर्मेशन है। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट, देखो न्यूज़पेपर को रीड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है बिकॉज वहां पर आपके जनरल टॉपिक्स दिए जाते हैं। कोई भी सोशल इशू पे टॉपिक आपको दे दिया जाएगा या किसी भी बात पे आपको जो है वो चीजें बताई जाएंगी। तो
उस चीजों से आप इन चीजों को अरेंजमेंट को रिलेट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन इन्फ्लेशन का टॉपिक, राइट, कोई किसी की जो है ऑटोबायोग्राफी दी जाती है, महात्मा गांधी के बारे में आप कुछ स्टडी कर सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, अब्दुल कलाम के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन उनके बारे में है तो आप रीअरेंजमेंट को बहुत ही इजीली जो है स्मूथली हैंडल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास साइकोलॉजिकल थॉट। यस, अगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मुझे साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, बट पेपर में तो साइकोलॉजिकल थॉट आ सकता है, ठीक है, महात्मा गांधी का साइकोलॉजिकल थॉट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, किसी का भी साइकोलॉजिकल थॉट आ सकता है। तो उस थॉट को हैंडल करने के लिए आपको क्या चाहिए, रीडिंग हैबिट चाहिए। लेट मी टेल यू, अगर साइकोलॉजिकल थॉट आते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी का नहीं है तब भी आप इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं। द थिंग इज, प्लीज फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कॉज इफेक्ट या कॉज इफेक्ट, कॉज एंड कॉज इफेक्ट। सो इस चीज को जरूर ध्यान देना। ओके, एक स्टेटमेंट है जैसे आइंस्टाइन के बारे में है, तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट ली गई है कि आई वाज इन यू ऑफ आइंस्टाइन हेजिटेटेड। यहाँ पर भी फर्स्ट और सिक्स स्टेटमेंट जो है वो स्टैटिक पोजीशन पे ली गई है। आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी, ठीक है, बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस में कॉज आया, फिर इफेक्ट आया, फिर कॉज आया, इफेक्ट आया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो इस अकॉर्डिंग ली गई है। ये आपका एक पैटर्न रहेगा साइकोलॉजिकल थॉट को हैंडल करने का। ओके, आगे जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट बात कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जनरल कॉन्सेप्ट पे भी जो है वो चीजें जो है आपको पूछी जा सकती है। जनरल कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का हो सकता है, सोसाइटी रिलेटेड कोई चीजें बात की जा सकती हैं, या एक बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, लाइब्रेरी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में। मीन्स आपको जनरल कॉन्सेप्ट जो है एज अ थॉट जो है वो रीअरेंजमेंट के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। सो दिस इज योर जनरल कॉन्सेप्ट टॉपिक। ओके, अब मुझे आपके साथ एक बेसिक चीज जो है वो डिस्कस करनी है। लेट्स हैव अ लुक। ओके, आपको बच्चे पेपर पैटर्न में जो है जब अरेंजमेंट आता है, ठीक है, जब अरेंजमेंट आता है आपको पेपर पैटर्न में, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में टिप्स में बताया था, एडवाइस किया था कि आपको स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। द रीजन इज, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट वन, विच वन इज द सेवेंथ स्टेटमेंट, प्लीज मेक इट वेरी हाईलाइटेड। सेवन स्टेटमेंट उन्होंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है, सो सेवन तो यहां पर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा फर्स्ट, प्लीज हैव अ लुक, सेवेंथ के बाद उन्होंने पूछा है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के बाद वो पूछ रहे हैं आपका थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड के बाद उन्होंने पूछा है आपका फिफ्थ स्टेटमेंट। वेट, ओके, फर्स्ट आप उन्होंने पूछा है आपको सेवन, उसके बाद उन्होंने आपका पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट, देन उन्होंने पूछा है आपके लिए थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड के बाद उन्होंने पूछा है आपके लिए फिफ्थ स्टेटमेंट, और फिफ्थ के बाद उन्होंने पूछा है सिक्स स्टेटमेंट। प्लीज हैव अ लुक टू द पैटर्न जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उन्होंने क्या किया क्वेश्चन पैटर्न में बच्चे, आपको सेकंड नंबर मिसिंग करवा दिया, ठीक है, साथ में आपको फोर्थ नंबर भी मिसिंग करवा दिया। द थिंग इज, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो जो है बच्चों को कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे इग्नोर करते हैं। बच्चों को लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई होगी, या सेकंड पूछा गया तो सेकंड स्टेटमेंट ही पूछी गई है। ऐसा नहीं है, कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन भी बन जाता है विच वन इज द लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है आप लोगों ने एक पैटर्न जो है सीक्वेंस ऑर्डर बना देना है, 1 2 3 4 के सीक्वेंस में बना देना है। बिकॉज देखो वन आप वन बनाओगे, वन के बाद थ्री को बनाने के लिए आपको सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, सेकंड के बाद थर्ड आएगी, थर्ड के बाद आपको फोर्थ चाहिए, फोर्थ होगी तो फिफ्थ बनाओगे, फिफ्थ होगा तो सिक्स्थ बनाओगे। तो आपको तो अपने रफ साइड पे या कहीं साइड पे आप जो है सीक्वेंस ऑर्डर प्लीज अपने जो एक सीक्वेंस है वो उसमें क्रिएट कीजिए। उसके बाद जो जो चीज यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में पूछी गई है आप तब उसको हैंडल कीजिए। एंड लेट मी टेल यू, आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग, रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, नहीं तो अनवांटेडली आते हुए भी जो है वो आप स्टेटमेंट को गलत करके आ जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट का जो सेकंड डिफिकल्ट टास्क ये आता है कि बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं या वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आया है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई होगी, जरूरी नहीं है, वो फिफ्थ स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, वो लास्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। तो आप प्लीज क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, लेकिन अपना सीक्वेंस तो बना के रेडी रखिए साइड पे, सो दैट कि जैसे जैसे क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं वैसे वैसे आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, दिस इज अ न्यू पैटर्न ऑफ योर पेपर, राइट। इंग्लिश का ये रीअरेंजमेंट का जो न्यू पैटर्न है ये फॉलो किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज योर रीअरेंजमेंट। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, आपको बहुत इजीली जो है वो चीजें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाई हैं, आप इस चीज को बहुत इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रीअरेंजमेंट का फर्स्ट जो मैंने अभी आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रही हूँ। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज हैव अ लुक एंड डू प्रैक्टिस योर रीअरेंजमेंट सो दैट कि आप उतने टाइम पे जो है रीअरेंजमेंट बहुत इजीली कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।